डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो जो टर्म है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हमें रिक्वायर होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन को मॉलिक्यूल की स्पेस के अंदर, उसे ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑलराइट, सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम of a molecule, number of coordinates required to specify position of the molecule। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की, उसका मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जितने भी हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स वहां पे जरूरी है, जरूरत है, जिनकी रिक्वायर है, जो स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन को, उसकी पोजीशन को बताने के लिए मॉलिक्यूल की, वही क्या हो जाएगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का। क्लियर। तो यहाँ पे हम लेते हैं, कंसिडर कर रहे हैं हम, कोई हमारा एक मॉलिक्यूल है, वो मूव कर रहा है एक लाइन में, एक सिंपल हमारी लाइन है जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें उसके लिए बताना है उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो रिक्वायर होंगे इसकी पोजीशन को जो बताएंगे, तो यहाँ पे हमें एक ही क्या होगा, कोऑर्डिनेट रिक्वायर होगा। से ये हमारा कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट है। सो अगर हमारा कोई मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मूव कर रहा है एक लाइन में, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर है, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और अगर हम बात करते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, और अगर अब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा हो 2 डायमेंशनल में, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर वो मूव कर रहा है, तो वहां पे हमें कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर होंगे, 2 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो वहां पे हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी मॉलिक्यूल की, तो 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर हम लेते हैं 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कब होगा, जब जो मॉलिक्यूल है मूव कर रहा हो, अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है किसके अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो अगर मॉलिक्यूल बच्चों 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है, तो अब मुझे उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। तो मुझे वहां पे कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे उसकी पोजीशन को बताने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो वहां पे मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, 3 कोऑर्डिनेट्स की, एक्स, वाई एंड जेड। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता ही क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो रिक्वायर में स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन को मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे कितने हुए, 3। तो इसलिए अब उस मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आए, दैट इज इक्वल टू 3। समझ आई बात। अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है सिंपल लाइन में मूव कर रहा है, तो वहां पे हमें क्या है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसके पास क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। और अगर जो हमारा मॉलिक्यूल है मूव कर रहा है 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, तो 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर वो मूव कर रहा है, तो वहां पे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो हम वहां पे कोई भी हमारे 2 कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन को मॉलिक्यूल की। तो वहां पे क्या आ जाएगा, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके मॉलिक्यूल के पास है। और अगर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, तो वहां पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एंड जेड। तो वहां पे हमें 3 की जरूरत पड़ेगी, एक्स, वाई एंड जेड स्पेसिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल की पोजीशन को। तो इसलिए उस मॉलिक्यूल के पास क्या हो गया, अब 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ मॉलिक्यूल containing n atoms, containing n atoms। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स है बच्चों, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं n एटम्स है। और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो होल मास है एटम का वो क्या है, कंसंट्रेटेड है हमारी न्यूक्लियस में। होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। और जो साइज है न्यूक्लियस का वो भी क्या है, हमारा स्मॉल है। तो जो साइज है जो हमारा न्यूक्लियस है उसका बहुत ही क्या है, स्मॉल है। तो इसलिए जो हमारा एटम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मास पॉइंट। सो atom may be represented by mass point।
द एटम्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय मास पॉइंट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास पॉइंट से। तो देखिए हमने क्या किया है, कंसिडर किया मॉलिक्यूल कंटेन करा है n नंबर ऑफ एटम्स, n एटम्स है उसके पास, और यहाँ पे हमने कंसिडर किया जो मॉलिक्यूल जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो हमारा होल मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, और जो साइज है न्यूक्लियस का वो क्या है, स्मॉल है। तो इसलिए जो एटम है हमारे एटम्स उनको हम क्या मान सकते हैं, मास पॉइंट्स हम मान सकते हैं। और जो हर एक मास पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट से, दैट इज x, y एंड z। और जो ईच मास पॉइंट है एंड द पोजीशन ऑफ ईच मास पॉइंट, द पोजीशन of each mass point is defined by 3 coordinates कौन से, x, y और z। तो यहाँ पे हमें कितने की रिक्वायरमेंट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स की, x, y एंड z। जो हमारी पोजीशन है ईच जो हमारे मास पॉइंट है उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। तो यहाँ पे हमने कितने माने, एक मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है हमारी n एटम्स को, तो वहां पे हमें जो उसकी पोजीशन है वहां पे कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर है, x, y एंड z। तो यहाँ पे जो वी नीड 3n कोऑर्डिनेट्स, तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 3n कोऑर्डिनेट्स की। तो इसलिए वहां पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा मॉलिक्यूल का वो किसके बराबर आ जाएगा, 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूल कंटेनिंग n एटम्स है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, वी नीड 3n कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दी n एटम्स। कितने कोऑर्डिनेट्स, 3n कोऑर्डिनेट्स। तो इसलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3n। ओके, सो द नंबर ऑफ coordinates required to specify the position of all mass points or we can say atoms। ठीक है बच्चों, तो जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हमें रिक्वायर है स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन को, जितने भी वहां पे हमारी मास पॉइंट्स होंगे या फिर हम बोल सकते हैं उनको एटम्स होंगे, सो वही क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी मॉलिक्यूल की। क्लियर है? सो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑल मास पॉइंट्स और एटम्स इन अ मॉलिक्यूल is called the number of degrees of freedom of that molecule. Number of degrees of freedom of that molecule। तो वही क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उस मॉलिक्यूल की। और यहाँ पे जो हमारा मोशन है वो किस वजह से होगा, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर मोशन किस वजह से आएगा, एनर्जीज की वजह से। कौन सी एनर्जीज की वजह से, एक उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कौन सी होती है, हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी होगी। क्लियर है? सो द काइनेटिक एनर्जी of the molecule is due to तो किस वजह से एनर्जी आई है मॉलिक्यूल के अंदर, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है किस वजह से है, वो उसके फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन, एंड सेकंड इंटरनल मोशन। इंटरनल मोशन में कौन सा, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन।
and rotational motion of that molecule. वही क्या हो जाएगा, इंटरनल मोशन. तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल में वो किस वजह से है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और इंटरनल मोशन की वजह से. एक ट्रांसलेशनल मोशन हो गया और इंटरनल मोशन में कौन सा आ जाएगा बच्चों, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन जो हमारा मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है. क्लियर है. रोटेशनल फॉर लीनियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लीनियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, vibrational degrees of freedom, vibrational degrees of freedom. तो यहाँ पे अब हमें देखना है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को किसके लिए, लीनियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए. अब देखिए जो हमारी एन एटम कंटेन करता है जो मॉलिक्यूल, उसके लिए जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है वो किसके बराबर आता है, 3n के इक्वल. और अगर हम टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से अगर हम माइनस कर दें ट्रांसलेशनल को, रोटेशनल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी. ऑलराइट. तो यहाँ पे हम लेंगे टोटल और इसमें से माइनस कर देंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल को. तो ट्रांसलेशनल क्या होता है बच्चों, जब हमारा लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो ट्रांसलेशनल कितना होता है, 3, और जो हमारा रोटेशनल होता है वो कितना होता है, 2. तो -3 -2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 3n - 5. तो कितना हो गया, 3n - 5. वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए आ गया, लीनियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए. और अगर हमें निकालना हो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर vibrational degrees of freedom, सो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, यहां पे भी हम क्या करेंगे, टोटल में सिर्फ किसको माइनस करना है हमें, जो रोटेशनल आएगा और जो ट्रांसलेशनल उसको. तो ट्रांसलेशनल कितना है, 3, और जो रोटेशनल है वो कितना होता है, 2. रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो कितना हो गया, 3n - 5. 3n - 5 किसके लिए, लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. उसके बाद हमें निकालना है फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है जो कि नॉन लीनियर है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, टोटल 3n माइनस. अब यहाँ पे जो हमारी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किसके बराबर रहता है, 3 की. पर अगर हम यहाँ पे देखें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो आता है बच्चों 3. यहाँ पे क्या आएगा, 3. तो क्या हो जाएगा, 3n - 6. तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है. लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आए तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 5. लीनियर अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आए तो 3n - 5. बट अगर नॉन लीनियर आपके पास आ गया है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो वहां पे अगर आपको निकालना है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो क्या रहेगा, 3n - 5 नहीं, 3n - 6. तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर के केस में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - 6, बिकॉज यहाँ पे जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 के बराबर होता है. क्या आप देख रहे हो हर केस में जो हमारा ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है. तो यहाँ पे भी किसके बराबर है, 3 के. बट जो रोटेशनल है वो नॉन लीनियर के केस में क्या हो गया हमारा, 3 वहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया है. क्लियर है. तो इनको आप ध्यान रखेंगे. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे हम ले रहे हैं किस टाइप का हमारा मॉलिक्यूल है. इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्रीज of freedom, and here rotational degrees of freedom, translational, and here rotational. So if we have the molecule that is linear,
सो यहाँ पे हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है बच्चों, लीनियर मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे हम दूसरा केस लेते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है, तो वहां पे जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो आता है हमारा 3 के बराबर। तो यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल के केस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है बच्चों, 3 आएगा। और नॉन लीनियर के केस में अगर हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें तो वो भी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। बट अगर हम देखते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, यहाँ पे क्या आएगा, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लीनियर मॉलिक्यूल के केस में तो कितना आता है, 2। बट अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में, अब यहाँ पे जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो चेंज हो जाता है, वो 2 नहीं आता, वो किसके बराबर आएगा, 3 के इक्वल होगा। तो लीनियर में तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, बट नॉन लीनियर में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। सो अगर हमें निकालना है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल की जो कंटेन करता है n एटम्स, तो 3n होता है हमारा टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसमें से माइनस कर देते हैं ट्रांसलेशनल को, रोटेशनल को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3n माइनस कितना आएगा, -3n -2 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3n -5। और यहाँ पे हम टोटल डिग्री में से 3n माइनस करेंगे, -3 और -3 तो कितना हो जाएगा, 3n -6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3n -6। सो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के केस में 3n -5, नॉन लीनियर के केस में 3n -6। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। सो देखिए, और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, अभी अभी पढ़ा है, बोलो क्या होता है भाई, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 3n -5, और अगर लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है 3n -5, और अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3n -6। ओके, और यहाँ पे देखिए CO2, तो CO2 कैसा होता है भाई, लीनियर है और पॉलीएटॉमिक है, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या, 3n -5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने, अब 3, 2 और 1 3, तो 3 गुना 3 -5 तो कितना आएगा, 9 -5 दैट इज इक्वल टू 4। तो कितनी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज इक्वल टू 4। समझ आया बच्चों। और यहाँ पे देखो एसिटाइलिन हमारे पास है C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे HH, तो नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गई। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लीनियर है और क्या है, पॉलीएटॉमिक है, तो क्या हो जाएगा, 3n -5। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 -5 तो कितना आ जाएगा, 12 -5 दैट इज कम्स आउट टू बी 7। क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे देखो वाटर, वाटर क्या है, नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक है, तो क्या लगेगा अब यहाँ पे 3n -6। सो 3 इंटू, अब n नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे, 2 और 1 3, तो कितना आ गया, 3 -6 कितना आ जाएगा, 9 -6 दैट इज 3। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने एटम है, 3 4 5 है भाई, और कैसा है ये, नॉन लीनियर होगा और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा, 3n -6 कितने 5 है, -6 कर दो, 15 -6 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो HCl HCl कैसा है, ये डायटोमिक है, डायटोमिक और लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएगा 3n -5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू कितने 2 -5, सो 6 -5 दैट इज कम्स आउट टू बी 1। तो कितना है 1 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे CO के केस में यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, CO 2 है हमारे पास और कैसा है लीनियर 3n -5, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 -5 वही आ जाएगा, तो कितना हो गया 6 -5, तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1। अगर हम बात करते हैं CO2 के केस में कितना 4। अगर बात करते हैं एसिटाइलिन के केस में C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, इसके केस में क्या हो जाएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH 7। और वाटर के केस में कितना है 3 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर हम यहाँ पे बात करें CH3Cl में मिथाइल क्लोराइड में कितना हो जाएगा 9, और HCl में क्या हो जाएगा हमारा 1, और CO में क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं।